नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम आलिया है। मैं मिडिल क्लास घराने से संबंध रखती हूँ। हम 3 बहनें हैं, मुझसे छोटी 2 बहनें और हैं। जब मेरे लिए रवि का रिश्ता आया तो मैंने पहली बार में ही रवि के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि रवि हर लिहाज से मेरे लिए ठीक था। मेरे माँ बाप तो मेरी किस्मत पर जितना खुश होते उतना कम था, क्योंकि पहली बार में ही मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, इकलौता था, अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पापा की हाल में ही डेथ हो चुकी थी। रिश्ता तय होने पर शादी की तारीख भी जल्द ही रख दी गई थी और आज मैं दुल्हन बनी बैठी थी। दुल्हन के लाल जोड़े में मेरा सफ़ेद रंग मोतियों की तरह चमक रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता यह सुहाग का लाल रंग कुछ ही महीनों बाद मुझ पर मौत का रंग बनने वाला था। मैं तो बस शादी को लेकर दिल में हजारों सपने सजाए विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। रवि को मैंने सिर्फ तस्वीर में ही देखा था, क्योंकि अरेंज मैरिज थी और हमारी मंगनी और शादी के बीच भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। जल्दी ही शादी हो गई थी। कुछ मिलने वाली रिश्तेदार औरतों ने मुझे कमरे में लाकर बिठाया था कि एक औरत ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो कहने लगी, अरे दुल्हन तो बुखार से तप रही है। दूसरी कहने लगी, क्या बीमार बेटी ब्याह दी उन लोगों ने? अभी तो दुल्हन ने घर में कदम रखा है और उसे बुखार भी चढ़ गया है। भाई, हमने तो बहुत समझाया था सल्ला को कि अनजान लोगों में रिश्ता मत करो, पता नहीं चलता लड़की को बीमारी क्या है और क्या नहीं। देखा ना, वही बात हुई जिसका डर था। मैं चुपचाप गुमसुम सी उनकी बातें सुन रही थी। शादी के हंगामा में खाने पीने की लापरवाही और गले की खराबी की वजह से इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन यह बात ससुराल पहुंचकर अजीब नए नए रंग से मेरे सामने आने लगी थी। मैं सिर्फ एक दिन की दुल्हन थी, इसलिए उन्हें सफाई भी नहीं दे सकती थी। खैर, सारी औरतें कमरे से बाहर निकल गई और बाहर से आने वाली आवाज़ें मैं बुरे दिल के साथ सुन रही थी। दूसरी तरफ मेरी सास ये बातें सुनकर परेशान हो गई थी। मोहल्ले और रिश्तेदार औरतों ने उसे अपने पास बिठाकर अपने दर्द जाहिर करने शुरू कर दिए। कहने लगी, हमें तो लगता है अपनी बीमार लड़की तुम्हारे बेटे के साथ ब्याह दी है। कितनी बार तुम्हें समझाया था, जान पहचान वालों में रिश्ता करो। दूसरी औरत कहने लगी, मुझे तो लगता है कि लड़की के पांव अशुभ हैं, घर आते ही बीमार हुई है। अब देखना, जैसे जैसे समय गुजरेगा घर पर मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। तौबा है भाई। यह सुनकर सरला जी के कलेजे पर हाथ पड़ा था। इकलौता बेटा था। दिल में यह डर पैदा हुआ, कहीं बेटे को ही कोई समस्या ना हो जाए। दूसरी तरफ रवि परेशान था। जब से उसने सुना था कि मुझे तेज बुखार है, वह मेरे बुखार की वजह से टेंशन में पड़ गया था। उसने अपनी एक डॉक्टर दोस्त को फ़ोन किया। उसने कुछ दवाइयाँ बताई कि वह लाकर आलिया को खिला दो। वैसे तो शादी की पहली रात बड़ी अरमानों भरी होती है। लड़का लड़की दोनों ही इस रात के लिए ना जाने क्या क्या सपना सजाते हैं। मैंने भी सजाए थे, लेकिन उस समय मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सर दर्द के मारे फटा जा रहा था और मेरा पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। मेरे दिल में इस वक्त रवि को लेकर कोई भी जज्बात नहीं उमड़ रहे थे और ना ही शादी की पहली रात की तरह दिल की धड़कनें अजीब थी। बस मैं चुपचाप बेड के कोने से टेक लगाए बैठी हुई थी कि तभी रवि कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। मैं जल्दी से उठकर संभल कर बैठ गई थी और रवि मेरे करीब आया और मेरा हाथ थाम लिया। जैसे ही रवि ने मेरा हाथ थामा, दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। यह मेरा पहला स्पर्श था जो रवि ने मुझे दिया था, या फिर यूँ कह लो कि मेरी ज़िंदगी में किसी मर्द का ही पहला स्पर्श था। इससे पहले मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ था। मेरे सारे जज्बात, सारी मोहब्बतें सिर्फ मेरे पति के लिए थी, लेकिन आज की तबीयत ने मेरे दिल के सारे जज्बातों को ठंडा कर दिया था। रवि कुछ देर तक मुझे गौर से देखता रहा। कहने लगा, वाकई में तुम बहुत ही खूबसूरत हो। जब मम्मी ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, मैंने देखते ही हाँ कर दी थी, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ही मासूमियत झलक रही थी और तुम अपनी तस्वीर से भी कहीं ज़्यादा मासूम और खूबसूरत हो। यह कहकर उसने मेरी उंगली में मुँह दिखाई की अंगूठी पहनाई थी। कहने लगा, तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है, ऐसा करो तुम दवा खाओ और आराम करो। मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैंने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे बुखार हो गया। कल तक तो मैं एकदम भली चंगी थी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। असल में मुझे अंदर ही अंदर फिक्र सताई जा रही थी कि कहीं मेरा पति भी मुझे मनुष्य ही ना समझ ले, या यह ना समझे कि यह बीमार है और बीमार बेटी उसकी माँ ने रवि के माथे थोप दी है। वह कहने लगा, हाँ हो जाता है बुखार, अब बुखार पर कोई अपना बस थोड़ी है। मैंने दवाई खाई है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, लेकिन आपने इस रात के लिए बहुत सपने सजाए होंगे। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहती। मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी। अगर आप चाहो तो हम सुहागरात। रवि ने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। मैं नहीं चाहती थी कि पहले ही रात पति का दिल बुझकर रह जाए। रवि कहने लगा, पति पत्नी का रिश्ता उम्र भर का होता है, उम्र भर का साथ होता है। यह कुछ रातों की कहानी तो नहीं है। मैं अपनी इच्छाओं की खातिर तुम्हें और बीमार नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सारी उम्र पड़ी है, ख्वाब भी तो पूरे करने हैं, तो मेरी तरफ से कोई भी चिंता मत करो। रवि की बात सुनकर मुझे सुकून हुआ था। साथ ही साथ मेरे दिल में रवि के लिए मोहब्बत और इज्जत
और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने एक हल्की फुल्की सी नाइट ड्रेस निकाली और पहनकर बाथरूम से बाहर आई थी। रवि अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था। मुझे आता देखकर कहने लगा, तुम आराम से सो जाओ, किसी भी बात की चिंता मत करना। मैं बेड की दूसरी तरफ लेट गई थी। रवि मेरे सर को हल्के हल्के से सहलाने लगा। कुछ ही देर में मैं नींद की वादियों में चली गई थी। शायद दवा का असर था कि मुझे जल्दी ही नींद आ गई थी। सुबह उठी तो तबीयत में काफ़ी सुधार था। नाश्ता करने के बाद मैंने फिर से दवाई ले ली थी, लेकिन मेरी सांस का डर बढ़ते ही जा रहा था। 2 दिन में मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी हो गई थी और इन 2 दिन तक रवि ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया था, बल्कि मेरा ध्यान किसी कांच की गुड़िया की तरह रखा था। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। और शादी की तीसरी रात जब रवि को लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उसने मेरी अनुमति के बाद ही मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाया था। उस रात बाकी मैं रवि के प्यार में पूरी तरह डूब गई थी। उसने भी अपने प्यार की बारिशों में मुझे भिगोकर रख दिया था। वह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। लेकिन शादी के 4 दिन नहीं गुजरे थे कि मेरी सास ने किचन मेरे हवाले कर दिया। भाई, मुझसे अब यह काम नहीं होता, तुम्हारा घर है, तुम ही संभालो। मैंने भी खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दी थी। लेकिन 8 दिन नहीं गुजरे थे कि मुझे दोबारा से बुखार हो गया। यह देखकर मेरी सास पहले तो परेशान हो गई कि 8 दिन बाद फिर दोबारा से बुखार क्यों हो गया। लेकिन इस वक्त हमारी पड़ोसन भी आई हुई थी, जो कि शादी पर भी आ चुकी थी। कहने लगी, लो भाई, हो गया किस्सा शुरू। सरला कहने लगी, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। फिर कहने लगी, तुम्हारी बहू के ड्रामेबाजियाँ शुरू हो गई हैं। अरे आजकल की लड़कियां ऐसे ही ड्रामा करती हैं ताकि शादी होते ही अलग घर की फरमाइश कर सके। अरे मेरे मुकेश की बीबी ने भी तो यही ड्रामे शुरू किए थे। हम समझे कि ना जाने क्या हो गया है बहू को, हम सेवा में लग गए। लेकिन वह तो कहने लगी, यह घर मेरे लिए अशुभ है, यहाँ आते ही मैं बीमार रहने लगी हूँ, मुझे अलग घर चाहिए। ज़रूर इस घर में कोई ना कोई चक्कर है जो मुझे बीमारियाँ लग गई है। बस फिर क्या था, लड़की खूबसूरत थी, मुकेश तो बीबी का गुलाम हो गया था, इसलिए उसकी बातों को सच मानकर फ़ौरन से घर छोड़कर चला गया और अपना किराए का मकान लेकर वहीं रहने लगा। 8 दिन भी नहीं हुए थे कि मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे छुड़वा कर ले गई। अब तो कभी कभी हाल चाल पूछने भी नहीं आती। मैं ही कभी कभी फ़ोन करके हाल चाल पूछ लेती हूँ। आजकल की लड़कियों के यही ड्रामे हैं। सास ससुर ननद देवर तो इन्हें झमेले लगते हैं, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करती है। यह सुनना था कि सरला जी परेशान हो गई। रवि उनका इकलौता बेटा था और वह अपने बेटे को अलग होता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझसे कहने लगी, बहू अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आऊँ। मैं तुम्हें इसलिए थोड़ा लाई थी कि आते ही तुम बीमार पड़ जाओ और बजाय मेरा घर संभालने के मुझ पर ही बोझ बन जाओ। सास की यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हुई थी। कहने लगी, माँ जी, मैं ठीक हो जाऊंगी, दवा तो खा रही हूँ ना, और घर के काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी सास ने मेरी एक ना सुनी। 4 कपड़े मेरे छोटे से बैग में डाल दिए और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए मुझे ऑटो में बिठाया और मुझे मेरे माँ के घर ले आई। मैंने रोते हुए अपनी सास के आगे हाथ भी जोड़ दिए थे कि मम्मी जी ऐसा मत करें, मुझे इस तरह मेरे माँ बाप अचानक से देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और मैं कोई ऐसी बीमार नहीं हूँ। बुखार हो गया है, दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, और मैं बुखार में भी आपके घर की सारी जिम्मेदारियां संभालूंगी, आपको काम नहीं करने दूंगी। मैं नहीं चाहती थी मेरे बूढ़े माँ बाप मुझे इस तरह देखें तो परेशान हो जाएं। मुझसे छोटी दोनों बहनें जुड़वा थी और मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी थी, वह भी जवान थी। मेरे माँ बाप को उनकी शादी की चिंता थी। इस तरह अगर मैं उनके सर पर जाकर बैठ जाती तो उनकी चिंता डबल हो जाती। लेकिन मेरी सास नहीं मानी और मुझे मेरी माँ के पास ले आई। मेरी माँ ने जब मुझे सास के साथ यूँ आता देखा तो परेशान सी हो गई, क्योंकि मेरी सास काफ़ी गुस्से में थी और आते ही उनके शिकवे शिकायत शुरू हो गए। कहने लगी, अगर बेटी बीमार थी या उसे कोई मर्ज था तो तुम्हें मैं ही मिली थी। अरे मेरा तो बेटा भी इकलौता है, अगर वह बीमार पत्नी को संभालता रहेगा तो काम क्या करेगा और घर कैसे चलाएगा। थका हारा ऑफिस से आता है और फिर तुम्हारी बेटी की सेवा में लग जाता है। इतनी तो उसे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी की बड़ी चिंता होती है। इसे संभालो और अगर ठीक हो जाए तो हमारे घर भेज देना। मेरी माँ कहने लगी, बीमारी का आना जाना हमारे बस में तो नहीं है, और शादी से पहले तो कभी भी आलिया इस तरह यूँ बीमार नहीं हुई थी। मेरी माँ की बात पर मेरी सास को विश्वास नहीं था। वह कहने लगी कि बहन, सच तो तुम जानती हो, मैं नहीं। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि बीमार बहू की सेवा करूं। अरे मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान थोड़ी है। बहुत सारी बातें सुनाकर मेरी सास अपने घर वापस आ गई थी। लेकिन जब रात को रवि घर वापस आया तो मुझे कमरे में ना पाकर माँ से पूछने लगा। कहने लगा, माँ, आलिया किधर गई है? क्या ज़्यादा तबीयत खराब थी? डॉक्टर के पास गई है? किसके साथ गई है? क्या पड़ोसन आंटी के साथ गई है? रवि ने तो एक ही सांस में ना जाने कितने सवाल अपनी माँ से कर डाले थे। मेरी सास को गुस्सा आने लगा
कि पत्नी की कितनी चिंता है, जरा वह नजर ना आए तो कैसा बेचैन हो गया है। कहने लगी, मैं उसे उसकी माँ के घर छोड़कर आई हूँ। अरे हमने कोई ठेका ले रखा है उसकी बीमार बेटी का। शादी को हुए 8 दिन नहीं हुए हैं और दूसरी बार बुखार चढ़ाकर बैठ गई है। पता नहीं कौन सी बीमारी है इस लड़की को जो इतनी जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है। और उसकी माँ ने तो अपनी बीमार बेटी हमारे गले में डाल दी है। यह सुनना था कि रवि हैरत से माँ को देखने लगा, उसके पास जाकर बैठ गया। कहने लगा, माँ यह कौन सा तरीका है? बीमारी और सेहत तो भगवान के हाथ में है, इसमें इंसान का बस नहीं है। यह क्या बात हुई कि उसे बुखार हुआ और आप उसे उसके माँ के घर छोड़ आए? कितनी बुरी बात है। उसके माँ बाप हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि 4 दिन भी हमारी बेटी को संभाल ना सके। मेरी सास ने जब बेटे की बात सुनी तो कहने लगी, तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी और मोहब्बत हो रही है? वह कहने लगा, माँ कैसी बातें कर रही हो, वह मेरी पत्नी है, मुझे उसकी चिंता नहीं होगी तो और किसको होगी? और फिर अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहने लगा, माँ आपने अच्छा नहीं किया। अगर आलिया के बजाय मुझे बुखार हो जाता तो फिर आप क्या कहती, क्या सोचती? तब भी यही सब कुछ सोचती। अगर मैं शादी के 15 दिनों में 2 बार बीमार हो जाता तो आपको क्या लगता कि मैंने किसी लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी है, अपना बीमार बेटा उसके हवाले कर दिया? यह सुनकर सरला जी चुप हो गई थी। रवि कहने लगा, नहीं माँ, इस वक्त आप यही सोचती कि लड़की मनहूस है, उसके आते ही मेरा बेटा बीमार हो गया है और 15 दिनों में 2 बार बीमार हुआ है। मतलब हर तरफ से दोस्त लड़की को ही क्यों देना? अगर लड़की बीमार हुई तब भी वह बीमारी घर लेकर आई है, लड़का बीमार हो तब भी लड़की को ही दोष दो कि लड़की ने आते ही मेरे बेटे को बीमार कर दिया है। यह लड़की तो मनहूस है। माँ यह सब गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रवि की बात एकदम सही थी, क्योंकि अगर रवि बीमार होता तो सरला की सोच इसी तरफ जानी थी कि ना जाने कौन से अशुभ कदम लेकर बहू आई है कि आते ही मेरा बेटा बीमार हो गया है। इसलिए रवि की बात का कोई भी जवाब मेरी सास के पास ना था। रवि कहने लगा, माँ क्यों लोगों की बातें सुनकर आप भी वैसी ही सोच लेकर बैठ जाती है? मैं आलिया को वापस लेने जा रहा हूँ, उसे अच्छे से डॉक्टर को भी दिखाऊंगा, ठीक हो जाएगी। यह कहकर रवि वहाँ से जा चुका था। लेकिन इस वक्त एक और पड़ोसन मेरी सास के घर आई। मेरी सास अकेली रहती थी, इसलिए उनका अपने मोहल्ले में मेल जोल बहुत ज़्यादा था। घर में कोई ना कोई पड़ोसन आकर बैठ जाती, अपने दुखड़े सुनाने लगती और मेरी सास भी उनकी बातें सुनने लग जाती। लेकिन उस पड़ोसन ने एक नया ही मोड़ दे दिया था सोचने के लिए। मेरी सास को कहने लगी, मुझे तो काले जादू का चक्कर लगता है। अरे इतनी प्यारी खूबसूरत बहू तुम्हें मिल गई है, किसी से कहाँ यह बात बर्दाश्त हुई होगी? तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरा अनुभव कहता है तुम्हारी बहू पर आते ही किसी ने काला जादू करवा दिया है। अब उसका तोड़ करवाओ, वरना दिन पर दिन समस्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी। यह सुनकर मेरी सास और भी ज़्यादा परेशान हो गई। कहने लगी, बहन तुम ही बताओ, मैं तो कहीं आगे पीछे जाती नहीं और आजकल कितना फ्रॉड है, समझ नहीं आता कौन ठीक है कौन गलत है, किस बाबा के पास जाऊं और किसके पास ना जाऊं। पड़ोसन कहने लगी, हाँ मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जिसके जादू में बड़ी ही ताकत है। हर काले जादू का तोड़ उस बाबा के पास है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने बेटे से बात करनी पड़ेगी। मेरी सास कहने लगी, हाँ हाँ मैं रवि को कह दूंगी, उसने आज तक कभी मेरी बात नहीं टाली है और वह तो आलिया की बीमारी की वजह से बहुत परेशान है। वह पड़ोसन कहने लगी, ठीक है, अपनी बहू की एक साड़ी या कोई भी कपड़ा अपने साथ लेकर जाना जो उसने पूरी रात पहनी हो और सुबह को उतारी हो। वह कपड़ा सूंघते ही बाबा समझ जाएंगे कि लड़की पर किस तरह का जादू करवाया गया है। यह बात सुनकर मेरी सास बहुत ही इम्प्रेस हुई थी कि यह तो बड़े ही पहुंचे हुए बाबा जी लगते हैं, जो कपड़ा सूंघते ही उन्हें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। उस दिन जब रवि और मैं घर आए तो सबसे पहले मेरी सास ने यह बात रवि से की थी और रवि को बताने लगी कि एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा जी रहते हैं। अरे कोई भी बीमारी हो या जादू टोना हो या डॉक्टरी इलाज हो, सब कुछ फर तोते की तरह बोलते हैं। अगर हम वहाँ पर आलिया को लेकर जाएंगे तो देखना कैसे भली चंगी होकर वापस आएगी। इतना सुनना था कि रवि के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं किसी भी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आलिया को कोई इतनी भी खास बीमारी नहीं है, मैं जानता हूँ उसे बस यह मौसमी बुखार है और यह डॉक्टरी इलाज है, इलाज करवाएगी और दवा खाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर मेरी सास ने एक ही बार गुस्से से अपने बेटे को देखा था कि तभी वहाँ पर मैं भी आ गई। बुखार की तेजी की वजह से मुझे बहुत कमजोरी हो गई थी। मैं मरी मरी हालत में चलते हुए आई थी, जैसे शरीर में जान ही ना हो। 2 कदम तो चलकर आई थी, फिर भी ऐसे हाँप रही थी जैसे मीलों का सफ़र तय करके आई हूँ। मैं लड़खड़ाते हुए जाकर रवि के पास बैठ गई। चेहरे पर पीलापन छाया हुआ था। यह देखकर तो मेरी सास का दिल और भी उखड़ने लगा था। 4 दिन की नई नवेली दुल्हन है, नई नवेली दुल्हनों जैसा कोई भी रूप उसके ऊपर नहीं चढ़ा है, बल्कि उसकी रंगत और भी पीली पड़ गई थी। मुँह फेर कर मुँह बनाकर कहने लगी कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो इस जैसी को बहू बनाकर ले आई। मगर रवि ने इस बार अपनी माँ को चौंक कर देखा था, साथ ही आंखों में कुछ इशारा किया था कि माँ
अब फिर से शुरू मत हो जाना। खैर मेरी सास ने रवि से अपनी बात मनवा ही ली थी और रवि को भी अपनी माँ की बात माननी पड़ी। ना चाहते हुए भी उसने इस बात के लिए हामी भर ली थी। कहने लगा, ठीक है माँ, अगर तुम मेरी पत्नी को बाबा के पास लेकर जाना चाहती हो तो ले जाओ, करवा लो उसका इलाज। लेकिन हाँ, मैं किसी भी तरह की कोई गलत बात ना सुनूं। और यह रात वाले कपड़े सूंघने का क्या चक्कर है कि कपड़े सूंघते ही बीमारी सामने आ जाती है। मेरी सास कहने लगी कि हर बाबा का अपना अपना तरीका होता है, वह अपने अपने तरीक़ों से ही इलाज करते हैं और यह जो बाबा है यह कमीज़ सूंघकर बीमारी का पता लगा लेते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं किसी बाबा के पास जाऊं और जादू टोने से इलाज करवाऊं, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास की बात तो माननी ही थी। अगले दिन सुबह सुबह बस में बैठकर मैं और मेरी सास बाबा के ठिकाने तक जाने के लिए निकल गए थे। 3 घंटे का सफ़र करने के बाद बस गाँव में पहुँच गई थी जहाँ पर बाबा का ठिकाना था। बाबा के आश्रम पर पहुँचने के बाद मैं तो बिल्कुल ही बौखला चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर तो औरतों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गांव की औरतें मैले कुचैले कपड़े और बड़ी सीधी सादी सी हालत में वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर तो ऐसा शोर था मानो कोई मच्छी बाजार हो। जब मेरा नंबर आया तो मैं भी अंदर गई। वह अपने साथ साथ वह रात वाला कुर्ता भी ले गई थी जो मैंने रात भर पहन रखा था। जैसे ही बाबा ने एक नज़र मुझे देखा तो मुझे अजीब से अंदाज में घूरने लगा। मुझे तो बाबा की नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी सास के हाथों मजबूर थी। अगर मैं सास को इनकार करती तो मुझे इस घर से निकाल ही लेती। जैसे ही मेरी सास ने कुर्ता निकाल कर उस बाबा को दिया तो वह बाबा उसको बिल्कुल अपने नाक के पास ले जाकर सूंघने लगा। उसने अपनी आंखें बंद करके उस कुर्ते को सूंघा था। यह देखकर मुझे बड़ी ही हिचकिचाहट सी महसूस हुई थी। मैं अपनी सास का हाथ पकड़कर बैठी रही। कुछ देर तक आंखें बंद करने के बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो आंखें खोलकर कहने लगा, बहुत ही बड़ा काला जादू हुआ है तुम्हारी बहू पर। भगवान का धन्यवाद करो कि समय पर मेरे पास पहुंच गई हो। अगर कुछ दिन और देरी कर देती तो मेरे पास तक ना पहुंच पाती और तुम्हारी बहू के साथ ना जाने क्या हो जाता। मेरी सास तो यह सुनकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी कि किसने करवाया है इस पर काला जादू। भगवान तो उसकी नस्लें उजाड़ दे जिसने इस पर काला जादू करवाया है। आखिर जादू करवाने वाले मेरे खानदान वाले हैं या फिर इसके खानदान वाले। तो उस बाबा ने एक नज़र मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगा कि नहीं नहीं, तेरे खानदान की कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो इस पर काला जादू करवा सके। यह तो जहाँ से आई है वहीं पर किसी ने इस पर काला जादू करवा रखा है। कोई बड़ा ही करीबी रिश्तेदार है जिसने इस पर काला जादू करवाया है। मगर शुक्र करो कि मैं बहुत ही जल्दी उसे अपनी कैद में ले लूँगा और जादू को बेहतर कर दूँगा। बस मुझे 2 किलो काजू और 2 तीतर ला कर दो। मैं ऐसा तोड़ करूँगा कि तेरी बहू की जान छूट जाएगी। हर सोमवार को 2 महीने तक मुझे यह सब कुछ लाकर देना पड़ेगा। मेरी सास घर वापस आ गई थी, मगर घर आकर उन्होंने रवि को सब कुछ बताया था। कहने लगी कि मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। रवि कहने लगा, फिर भी मुझे लगता है कि साथ साथ आलिया का डॉक्टरी इलाज भी करवाना चाहिए। मैं एक बाबा के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। लेकिन मेरी सास कहने लगी, रवि देखो, आलिया की तबीयत एक ही बार जाने में कैसी भली चंगी सी लग रही है और 2 महीने तक वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। 2 दिन तक आलिया की तबीयत भी काफ़ी सामान्य लगने लगी थी, मगर कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत फिर से गिरने लगी। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर को किसी आग की भट्टी पर रख दिया गया हो। उसकी हालत तो दिन पर दिन खराब होना शुरू हो चुकी थी और सास डॉक्टर के पास जाने नहीं देती थी। आखिर 2 महीने का टाइम पूरा हो गया और इन 2 महीनों में आलिया बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुकी थी। सास ने अब बाबा के पास जाना भी कम कर दिया था, बल्कि अब रवि को कहना शुरू कर दिया कि जब से यह बहू बनकर मेरे घर में आई है मैं तो सारे खानदान में तमाशा बनकर रह गई हूँ कि मैंने कैसी बीमार लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवा दी। अगर यह अच्छे खानदान की होती तो अब तक मुझे पोता या पोती के आने की खुशखबरी भी सुना चुकी होती। मगर देखो तो कैसे घर वालों ने इससे जान छुड़वाकर हमारे सर पर थोप दिया है। मैं अब अक्सर रोती रहती अपनी सास की बातें सुनकर। मैं अब सचमुच खुद को मनहूस समझने लगी थी। एक दिन रवि से कहने लगी, रवि ऐसा करें, आप मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दें जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। आप मुझे यहाँ पर लेकर मत आना। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप बेशक दूसरी शादी भी कर लें और मुझे छोड़ दें। मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से बहुत परेशानी का शिकार हैं। यह बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने इतने साल अपने माँ बाप के यहाँ गुजारे थे, मगर आज से पहले कभी मुझे इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। बल्कि जब से मैंने इस घर में कदम रखा था तब से ही मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे धीरे धीरे रवि मुझसे दूर हो जाएगा, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। रवि के दिल में तो मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उसके दिल में मेरा बहुत सम्मान था। वह किसी भी कीमत पर मुझे खोना नहीं चाहता था। अपनी माँ के सामने मेरी तरफदारी में ज़्यादा बोलता तो नहीं था,
कि कहीं माँ यह ना समझ ले कि मेरा बेटा अपनी पत्नी के आने के बाद मुझसे बिल्कुल दूर हो चुका है। एक रात लगभग 1 बजे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैं दर्द से चिल्लाने लगी, रोने लगी। मेरी चीखों की आवाज़ इस कदर तेज़ थी कि मेरी सास का हाथ उनके दिल पर गया था। कहने लगी, लगता है कि उस आत्मा का शरीर से बाहर निकलने का समय है जिसने आलिया को अपने कब्जे में कर रखा है। मेरी सास ने रवि को अपने पास बुलाया। कहने लगी, रवि मेरी बात मानो, अब देखना आलिया या तो ठीक हो जाएगी या फिर यह उसका आखिरी समय है। तू उसे कमरे में बंद कर दे, जो भी आत्मा है उसके शरीर से निकल जाएगी या तो आलिया को अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन मैं तुझे उस कमरे में नहीं रहने दूंगी। मैं नहीं चाहती आलिया के साथ साथ तेरी भी जान को खतरा हो। मेरी तबीयत से रवि वैसे ही परेशान था। माँ की बात सुनकर उसने अपना सर पकड़ लिया और अपनी माँ के सामने बेहोशी से कहने लगा, बस कर दे माँ, कैसी कैसी बातें आप करती रहती हैं। कितनी बार आपको मना कर चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं। मैं आलिया को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। यह कहकर वह जल्दी से कमरे में आया था। मैं दर्द से तड़प रही थी। रवि ने मुझे जल्दी से अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल चला गया। जब तक वह मुझे अस्पताल लेकर गया था मैं बेहोश हो चुकी थी। हाँ, हल्की हल्की करा रही थी। जब मेरे टेस्ट कराए गए तो पता चला कि मेरे दोनों ही गुर्दे खराब हो चुके हैं। समय पर इलाज ना करवाने की वजह से मेरी आंतें भी सूज चुकी थी। यह खबर उनके लिए किसी कयामत से कम न थी। रवि के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वह किसी भी कीमत पर मुझे खोना नहीं चाहता था। डॉक्टर ने कहा फौरन से फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है और अगर जल्द से जल्द इनके लिए दूसरी किडनी का इंतजाम नहीं किया गया तो इनकी जान बचाना मुश्किल है। रवि को तो कुछ सूझा ही नहीं था। उधर मेरी सास भी अपना सर पकड़े बैठी थी और फिर रवि को एक ही तरीका समझ आया। उसने अपने सारे टेस्ट करवाए। किस्मत की बात थी कि रवि और मेरे गुर्दे मैच हो गए और इस तरह रवि ने अपने गुर्दे मुझे दे दिए। धीरे धीरे अब मेरी तबीयत सुधरने लगी थी। मेरी आंतों की सूजन भी कम होने लगी थी। जब हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आए तो मेरी सास शर्मिंदगी से नज़र झुकाकर एक तरफ को खड़ी थी। हम दोनों के लिए जूस और फल लेकर आई, क्योंकि यह बात तो वह भी जानती थी कि यह सब उनके शक का नतीजा है जो मैं इस हालात तक आई थी। अगर मेरा समय पर इलाज हो जाता तो शायद मेरे गुर्दे बच जाते। अगर वह किसी बाबा के चक्कर में पड़ने के बजाय बहू का अच्छे से चेकअप करवा लेती तो शायद यह सब कुछ ना होता। मगर शायद यह सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था। कुछ महीने बाद भगवान ने मुझे माँ बनने की खुशी दे दी। मैं जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली थी, जिसके बाद सास ने तो जैसे मुझे हाथ का छाला ही बना लिया था। रवि भी बहुत खुश था कि उनके घर 2 नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियाँ गूंजने वाली थी। वह भी मेरा बहुत ध्यान रखता था। मुझे रवि को देखकर बहुत प्यार आने लगा था कि मुझे कितना प्यार करने वाला पति मिला था। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर लड़की को ऐसा ही चाहने वाला पति मिले। इस पूरी कहानी में देखा जाए तो असल किरदार रवि का था। अगर रवि भी बाकी लड़कों की तरह अपनी माँ की बात मानकर अपनी पत्नी को छोड़ देता और तलाक देकर निकल जाता तो आज आलिया भी तलाक का ठप्पा लेकर अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी होती और उनके बूढ़े माँ बाप अपनी तलाकशुदा बेटी को अपने घर की दहलीज पर बैठा देखकर और भी समय से पहले बूढ़े हो जाते। मगर यह रवि का प्यार और समझदारी थी कि उसने अपने घर को बचाए रखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।